स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, एक सीधा सवाल। पिछले 15 सालों से बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी सुबह की चाय के साथ सबसे ज्यादा किसे कोसती है? जाहिर है अमेरिका को। लेकिन नवंबर 2025 के बाद से चाइना की हिट लिस्ट अब अपडेट हो चुकी है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है पीपुल्स डेली। इसके सबसे तीखे और सबसे जहरीले कॉलम जोंगशंग को उठाकर देख लीजिए। वहां अब वॉशिंगटन से कहीं ज्यादा टोक्यो का जिक्र मिलेगा आपको। अमेरिका को किनारे रखकर चाइना अब अपनी पूरी ताकत के साथ जापान को निशाना बनाने में लगा हुआ है। और यह सिर्फ अखबारों की बयानबाजी नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बेहद खतरनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर का बेबाक स्टैंड है, चाइना के एक डिप्लोमेट की सर काटने वाली धमकियां हैं और दो एशियाई महाशक्तियों के मध्य 1972 के बाद का सबसे बड़ा कूटनीतिक संकट है। तो दोस्तों, आज हम इसी नैरेटिव को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई जापान चीन का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है और क्या यह सिर्फ कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपोगेंडा तो नहीं है। तो कहानी कब से शुरू हुई उसको देखिएगा। शुरू से शुरू करते हैं। बात है 7 नवंबर 2025 की। इतिहासकार इसे एशिया पैसिफिक की राजनीति का द टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं। जापान की संसद डाइट में एक सीधा सा सवाल पूछा गया। विपक्ष के सांसद ने प्रधानमंत्री सनाई तकाइची से पूछा कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो जापान क्या करेगा। साथियों, आमतौर पर जापानी नेता ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गोलमोल कूटनीतिक जवाब देकर निकल जाते हैं, लेकिन तकाइची अलग मिट्टी की बनी हुई हैं। उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा कि ताइवान पर कोई भी बलपूर्ण कार्यवाही जापान के लिए एक सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा कर देगी। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब अगर हम इसको आम बातचीत की भाषा में देखें तो यह बहुत ही सामान्य शब्दावली है, लेकिन यह शुद्ध कूटनीतिक शब्दावली लग सकती है, लेकिन इसका असली मतलब बीजिंग के पैरों तले से जमीन खिसका देने वाला था। देखिए, 2015 का सुरक्षा कानून लागू है जापान में। जापान के 2015 के सुरक्षा कानून के मुताबिक जैसे ही सरकार किसी भी स्थिति को सर्वाइवल थ्रेटनिंग घोषित कर देती है, उसकी सेना को कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के तहत सैन्य हस्तक्षेप का कानूनी अधिकार मिल जाता है, भले ही जापान पर एक भी गोली न चली हो। दूसरा, अब यहां पर एक मुद्दा आ जाता है बदले हुए जापान का। देखिए, इसका साफ मतलब क्या है? इसका साफ मतलब यह था कि जापान अब ताइवान संकट पर सिर्फ तमाशा नहीं देखेगा, वह सीधे जंग के मैदान में उतर सकता है। किसी भी बहाल जापानी प्रधानमंत्री के द्वारा इतिहास में यह पहला इतना खुला और इतना आक्रामक स्टैंड लिया गया था एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो साथियों, बीजिंग के लिए यह केवल एक बयान नहीं था, उनकी नाक के नीचे खींची गई एक रेड लाइन का सरेआम उल्लंघन किया गया था। तो चाइना के विदेश मंत्री वांग यी तिलमिला गए। उन्होंने इसे चौंकाने वाला और अक्षम्य बयान बोला। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपना घुसा पिटा हुआ टेप बजाया और कहा इसने चीनी जनता की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। लेकिन इस बार उनकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। चीन की प्रतिक्रिया वैसी ही थी दोस्तों, जैसी किसी डरे हुए तानाशाह की होती है, अति आक्रामक और मर्यादा से बाहर। ओसाका में तैनात चीन के वाणिज्य दूत शुए चुएन ने सारी कूटनीतिक जो सीमाएं होती हैं उन्हें लांघ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री तकाइची के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सीधे तौर पर सर काटने की धमकी माना गया। जापान ने तुरंत इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और चीनी डिप्लोमेट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन बीजिंग ने माफी मांगने के बजाय अपनी सेना को आगे कर दिया। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग बिन ने खुलेआम धमकी दी कि अगर जापान ने ताइवान के मामले में पैर अड़ाया तो उसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ऐसी कुचलने वाली हार देगी जो उसे इतिहास में उसने कभी नहीं देखी होगी।
चीन की बौखलाहट दोस्तों यहां ही नहीं रुकी। इसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू किया गया चाइना के द्वारा जापान के खिलाफ। पहले तो आर्थिक नाकेबंदी शुरू की गई। 2026 की शुरुआत होते ही चाइना ने जापान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बैन कर दिया और सबसे बड़ा वॉर किया रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर पाबंदी लगाकर। दूसरा वार किया गया जापान की दुखती रग को दबा करके। जापान की पूरी सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उन पर डिपेंड है और ये रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं चाइना से। चीन को लगा कि इस आर्थिक झटके के बाद जापान जो है वो घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन शी जिनपिंग यहां एक बहुत बड़ी गलती कर गए। वो जापानी जनता का मूड भाप नहीं पाए। क्योदो न्यूज के मुताबिक एक हालिया सर्वे में चीन के होश उड़ गए हैं। वास्तव में जापानी जनता के मूड का यह सर्वेक्षण है जिसमें पाया गया कि ताइवान में संकट अगर होता है तो सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन करने के बाद वहां की 49% जनसंख्या ने प्रधानमंत्री के इस स्टैंड को समर्थन दिया है। दूसरा, सैन्य हस्तक्षेप का विरोध करने वाले महज 44% हैं, यह ध्यान रखिएगा। और दूसरी खास बात यह है कि प्रधानमंत्री तकाइची की कैबिनेट रेटिंग में टोटल 70% का उछाल आया। तो वास्तव में मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चीन का दबाव जापानियों को डराने में नाकाम रहा, उल्टा इसने जापान के अंदर सोए हुए राष्ट्रवाद को पुनः जागृत कर दिया। अब इस भू राजनीतिक विश्लेषण में एक और मोहरा है जिसे हमें बहुत बेहतर ढंग से समझना चाहिए और वह है व्हाइट हाउस, जहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट भी छिपा हुआ है। इसे ध्यान से समझिएगा। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री तकाइची बड़े उत्साह के साथ वॉशिंगटन आती हैं। उन्हें उम्मीद थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस एंटी चीन स्टैंड को लेकर के उनकी पीठ थपथपाएंगे। कैमरों के सामने तस्वीरें बहुत शानदार आई। तकाइची ने कहा कि सिर्फ डोनाल्ड ही दुनिया में शांति ला सकते हैं और दोस्त ट्रंप ने उन्हें बेहद खास दोस्त कहा तकाइची को। लेकिन जैसे ही कैमरे बंद हुए, वॉशिंगटन ने टोक्यो की पीठ में कूटनीतिक छुरा घोंप दिया। साथियों, जिस दिन तकाइची वाशिंगटन पहुंची थी उसी दिन अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस ऑफिस ने अपनी 2026 थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उन सभी दावों को खारिज किया गया कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला करने वाला है, यानी वह आधार ही जापान से छीन लिया गया जिसके दम पर जापान अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा था। अमेरिका ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि तनाव बढ़ाने वाले बयानों से बचना चाहिए। अब दोस्तों, इन सब के पीछे जो इनसाइड स्टोरी है उसको भी समझिए। सबसे पहली बात, रियल पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अप्रैल मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर से पूरे वैश्विक बाजार को हिला दिया था, लेकिन अब अमेरिका और चीन पर्दे के पीछे अपने रिश्तों को रीसेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रंप की जिनपिंग से मुलाकात। मई 2026 में शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका इस समय चीन के साथ सीधा पंगा लेने के मूड में है नहीं। अब जापान की दुविधा को भी समझिए। वो खुद को G2 के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जहां ट्रंप और शी जिनपिंग सुपर पावर डील कर लेंगे और जापान अकेले बीच में खड़ा रह जाएगा। यही वजह है कि जापान अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करके खुद को और ज्यादा आक्रामक बना रहा है और ज्यादा आक्रामक रूप से खुद को प्रेजेंट भी कर रहा है। अब बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि चीन जैसा देश जो खुद को महाशक्ति कहता है, वह अचानक अमेरिका को छोड़कर जापान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया? तो साथियों, इसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी की 3 सोची समझी चालें हैं। पहला है घरेलू मोर्चे पर नाकामी का। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत ही खराब स्थिति में है। प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर है और ऐसे में जनता का गुस्सा शांत करने के लिए एक बाहरी विलेन की जरूरत होती है। और चीनी समाज में राष्ट्रवाद भड़काने के लिए जापान से बेहतर कोई टारगेट नहीं। दूसरा, ऐतिहासिक जख्मों का इस्तेमाल कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना आज भी अपनी जनता को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी क्रूरता की याद दिलाता रहता है। वो जानबूझकर
जापान के सैन्यवादी अतीत को उसके आज के रक्षा बजट से जोड़कर दिखाता है ताकि वह दुनिया को डरा सके। और तीसरा बड़ा जो कारण दिया जा रहा है, व्यवस्था की जा रही है, वो है इंटरनेशनल आइसोलेशन की। चाइना दुनिया के सामने नैरेटिव सेट करना चाहता है कि जापान फिर से एक आक्रामक और खतरनाक देश बन रहा है ताकि एशिया के बाकी देश जापान से दूरी बना ले। लेकिन टोक्यो इस प्रोपोगेंडा के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मई 2026 के शांग्री-ला डायलॉग में जापान के रक्षा मंत्री ने चीन को आईना दिखाते हुए बिल्कुल साफ कर दिया था कि एशिया पैसिफिक की सुरक्षा के लिए खतरा जापान की आत्मरक्षा की तैयारियां नहीं है, बल्कि चीन का विस्तारवाद है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या जापान वाकई अमेरिका को रिप्लेस करके चाइना का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है? इसका ईमानदार और विश्लेषणात्मक जवाब है अभी तो नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। अमेरिका आज भी चीन के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी है और रहेगा। शी जिनपिंग अब भी थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की जिक्र बार बार करते रहते हैं जब एक, और कहते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब एक स्थापित शक्ति दूसरी शक्ति के लिए युद्ध को अनिवार्य बना देती है, इसकी बात करते हैं तो उनका अमेरिका हमेशा टारगेट पर होता है, उनके निशाने पर। जापान उनकी तरफ टारगेट पर नहीं होता है जब इस थ्योरी पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। देखिए, अमेरिका की जहां तक बात है तो अमेरिका निश्चित तौर पर उनका एक बड़ा रणनीतिक दुश्मन है जो बहुत दूर बैठकर बिसात बिछाता है। लेकिन तात्कालिक और भावनात्मक दुश्मन चाइना का अगर कोई है तो वो जापान है, जो चीन के ठीक बगल में आंखों में आंखें डालकर बैठता है। तो रणनीतिक दुश्मनों से निपटना फिर भी आसान होता है, लेकिन क्योंकि वहां नफा नुकसान का गणित काम करता है। लेकिन भावनात्मक दुश्मनी, जिसमें पुराना इतिहास, राष्ट्रीय गौरव और जनता का आक्रोश शामिल हो, बेहद अनप्रिडिक्टेबल होता है दोस्तों। यहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं होता और हो सकता भी नहीं है, और यही चीज एक छोटी सी चिंगारी को जंग में बदल सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है, लबोलुआब क्या है? नवंबर 2025 में जो एक मामूली कूटनीतिक बयानबाजी से शुरू हुआ था, वो अब एशिया पैसिफिक की भू राजनीति का एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट बन चुका है। दोनों देश अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के दौर से बाहर निकलकर सीधे टकराव में प्रवेश कर चुके हैं, और यह पूरी स्क्रिप्ट केवल चीन और जापान के बारे में नहीं है दोस्तों, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस, क्वाड की प्रासंगिकता और दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारत की सुरक्षा नीतियां इसी बात से तय होंगी कि टोक्यो और बीजिंग का यह ऊंट किस करवट बैठेगा। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जापान का यह रवैया, यह आक्रामक रवैया चीन को रोकने में कामयाब होगा, या फिर अमेरिका के बदले रुख को देखकर जापान को अपनी रणनीतियां अब बदलनी ही पड़ेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 10 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर पूरी क्लासेस मिलेंगी, 18 बुक का सेट आपके घर पर आएगा और आपको पूरी तैयारी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ कराई जाएगी। कोर्स की डिटेल्स को देखने के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अभी 10 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सभी कोर्सेज पर 50% फीस में ऑफ दिया जा रहा है। आपको क्या करना होगा, कोर्स को देखिए, हमारे ब्रोशर को पढ़िए और उसके बाद कोर्स को परचेज करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है या कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे मुझे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्ट भी हो सकते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर मैं आपसे कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ और आपके डाउट्स को भी ले सकता हूँ। मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।